वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट में स्टेट अपडेट्स की दुनिया में थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां डेवलपर्स को अक्सर थोड़ी हैरानी होती है, खासकर जब वो एक ही इवेंट में स्टेट को कई बार सेट करते हैं पर यूआई उतनी बार अपडेट नहीं होता। ऐसा लगता है पता नहीं रिएक्ट सुन भी रहा है या नहीं। इसे समझने के लिए हमारे पास रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कुछ की इनसाइट्स हैं जो इस पूरी प्रोसेस को काफी डिटेल में समझाते हैं। तो आज का हमारा मिशन है रिएक्ट के स्टेट अपडेट मैकेनिज्म, खासतौर पर बैचिंग, उसे डिकोड करना और ये समझना कि अपडेटर फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम कैसे रिलायबली एक के बाद एक स्टेट अपडेट्स ट्रिगर कर सकते हैं जब हमें सच में जरूरत हो। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो चलिए सीधे उस कॉमन सिनेरियो पर चलते हैं जो मेरे ख्याल से बहुत से डेवलपर्स ने फेस किया होगा। सोचिए, एक सिंपल सा काउंटर कंपोनेंट है, एक स्टेट वेरिएबल नंबर, मान लीजिए इनिशियल वैल्यू 0 है, और एक बटन। अब इस बटन के क्लिक हैंडलर में हम लिखते हैं सेट नंबर नंबर +1, फिर से सेट नंबर नंबर +1 और एक और बार सेट नंबर नंबर +1, 3 बार। तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी? यही कि काउंटर 0 से 3 हो जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन होता क्या है, काउंटर सिर्फ एक बढ़ता है। ऐसा क्यों? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है और इसका जवाब रिएक्ट के फंडामेंटल डिजाइन में है। की कॉन्सेप्ट ये है कि हर रेंडर के दौरान उस रेंडर के स्कोप में जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं। जैसे एक स्नैपशॉट ले लिया गया हो, तो जब आपका इवेंट हैंडलर रन होता है उसके अंदर नंबर वेरिएबल की वैल्यू वही रहती है जो रेंडर शुरू होने के समय थी। अच्छा, तो अगर रेंडर की शुरुआत में नंबर की वैल्यू 0 थी तो आपके तीनों सेट नंबर नंबर +1 कॉल्स असल में सेट नंबर 0+1 ही बन जाते हैं। ओह, तो तीनों बार रिएक्ट को इंस्ट्रक्शन मिल रहा है स्टेट को 1 पर सेट करो। एग्जैक्टली, रिएक्ट को 3 बार ये इंस्ट्रक्शन मिलता है। अच्छा, तो हैंडलर के चलने के दौरान नंबर की वैल्यू नहीं बदलती, भले ही हमने सेट नंबर कॉल कर दिया हो, वो रेंडर के स्नैपशॉट वाली वैल्यू ही यूज करता रहता है। पर फिर रिएक्ट इन तीनों सेट नंबर इंस्ट्रक्शंस का करता क्या है? क्या वो पहला इंस्ट्रक्शन देखते ही यूआई को रीरेंडर कर देता है? नहीं, यहीं पे रिएक्ट की एफिशिएंसी आती है। वो हर स्टेट अपडेट पे तुरंत रीरेंडर नहीं करता। रिएक्ट इंतजार करता है। वो आपके इवेंट हैंडलर का पूरा कोड एग्जीक्यूट होने देता है, सारे स्टेट अपडेट इंस्ट्रक्शंस को नोट करता जाता है, और जब हैंडलर का काम खत्म हो जाता है तब वो इन सभी अपडेट्स को एक साथ प्रोसेस करता है और सिर्फ एक रीरेंडर ट्रिगर करता है। अच्छा, इसी प्रोसेस को बैचिंग कहते हैं। बैचिंग। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में वो रेस्टोरेंट वेटर वाली एनालॉजी थी, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे वेटर आपका पहला ऑर्डर सुनते ही किचन नहीं भागता, बल्कि तसल्लीमान से आपका पूरा ऑर्डर लेता है, चेंजेस नोट करता है, फिर एक साथ किचन में जाता है। एग्जैक्टली, रिएक्ट भी स्टेट अपडेट्स के साथ कुछ वैसा ही कर रहा है, स्मार्टली। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इस बैचिंग अप्रोच के फायदे जबरदस्त हैं। सबसे बड़ा फायदा तो परफॉर्मेंस का है। सोचिए, अगर रिएक्ट हर सेट नंबर कॉल पर रीरेंडर करता तो हमारा काउंटर वाला यूआई बिना वजह 3 बार अपडेट होता। हाँ, वो तो बेकार होता। तो बैचिंग इन मल्टीपल रीरेंडर्स को एक सिंगल रीरेंडर में कंसोलिडेट करके एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव और फास्ट बनाए रखता है। और दूसरा फायदा शायद यूआई की कंसिस्टेंसी का है। अगर स्टेट के कई हिस्से एक साथ अपडेट हो रहे हों तो हम नहीं चाहेंगे कि यूजर को कोई आधी अधूरी स्टेट दिखे। बिल्कुल सही कहा। बैचिंग ये सुनिश्चित करता है कि यूआई हमेशा एक कंसिस्टेंट स्टेट दिखाए। मान लीजिए आप एक ही एक्शन में यूजर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अपडेट कर रहे हैं। बैचिंग गारंटी करता है कि यूजर को या तो पुराना फुल नेम दिखेगा या नया फुल नेम। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट नेम नया दिखे और लास्ट नेम पुराना। ये टेयरिंग इफेक्ट से बचाता है। ये पॉइंट भी ध्यान देने वाला है कि रिएक्ट ये बैचिंग एक सिंगल इवेंट हैंडलर के स्कोप में करता है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन साफ कहता है कि अलग-अलग यूजर एक्शंस, जैसे 2 अलग-अलग क्लिक्स, उनके बीच बैचिंग नहीं होती। हर क्लिक अपना अपडेट साइकिल ट्रिगर करेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हर यूजर इंटरैक्शन को उसकी अपनी इंटेग्रिटी में हैंडल किया जाता है। अगर पहले क्लिक से कोई बटन डिसेबल होता है तो रिएक्ट उसे प्रोसेस करेगा, यूआई अपडेट करेगा, फिर दूसरे क्लिक को हैंडल करेगा, ये चेक करते हुए कि क्या वो एक्शन अब वैलिड है। इससे प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, तो बैचिंग परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी के लिए शानदार है, लेकिन ये उस डेवलपर की मदद तो नहीं करता जो असल में चाहता था कि काउंटर 3 बार बढ़े। हाँ, जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था। एग्जैक्टली। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो उस केस का क्या सोल्यूशन है?
अगर हमें जानबूझकर एक ही इवेंट में स्टेट को सिक्वेंशियली अपडेट करना हो, मतलब पिछली अपडेट के रिजल्ट पर बिल्ड करते हुए? इसका एक सीधा और काफी एलिगेंट सोल्यूशन है अपडेट ऑफ फंक्शंस का इस्तेमाल करना। आमतौर पर हम स्टेट सेट ऑफ फंक्शन को नई वैल्यू देते हैं, जैसे सेट नंबर 5 या सेट नंबर +1। हाँ, लेकिन रिएक्ट हमें एक और ऑप्शन देता है। हम स्टेट सेटर को नई वैल्यू की जगह एक फंक्शन पास कर सकते हैं। ये फंक्शन अपने आर्ग्यूमेंट में पेंडिंग स्टेट को रिसीव करता है और उसके आधार पर नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करके रिटर्न करता है, जैसे सेट नंबर n = n+1। अच्छा, तो सेट नंबर n = n+1 लिखने से बिहेवियर कैसे बदल जाता है? रिएक्ट इसे अलग तरीके से क्यों ट्रीट करता है? जब रिएक्ट देखता है कि आपने वैल्यू की जगह फंक्शन पास किया है, तो वो समझ जाता है कि आप स्टेट को रिप्लेस नहीं करना चाहते, बल्कि पिछली स्टेट के आधार पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। रिएक्ट इस अपडेट फंक्शन को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि इसे क्यू में लगा देता है। क्यों में? हाँ, तो अगर आप सेट नंबर = n+1 को 3 बार कॉल करते हैं, 1, रिएक्ट पहले n = n+1 फंक्शन को क्यू में डालता है, 2, फिर दूसरे n = n+1 फंक्शन को क्यू में डालता है, 3, और फिर तीसरे n = n+1 फंक्शन को भी क्यू में डाल देता है। ओके। इवेंट हैंडलर पूरा होने के बाद जब रिएक्ट स्टेट अपडेट्स प्रोसेस करने लगता है, वो इस क्यू को देखता है। वो क्यू से पहला फंक्शन n = n+1 निकालता है। मान लीजिए इनिशियल स्टेट 0 थी, तो वो 0 को n की जगह पास करता है। फंक्शन 0 + 1 = 1 रिटर्न करता है। ये इंटरमीडिएट रिजल्ट बन गया। ठीक है। फिर वो क्यू से दूसरा फंक्शन निकालता है। अब वो पिछले स्टेप के रिजल्ट यानी 1 को n की जगह पास करता है। फंक्शन 1 + 1 = 2 रिटर्न करता है। ये नया इंटरमीडिएट रिजल्ट है। अच्छा। फिर वो तीसरा फंक्शन निकालता है, पिछले रिजल्ट 2 को n की जगह पास करता है। फंक्शन 2 + 1 = 3 रिटर्न करता है। और क्यू खाली? तो रिएक्ट इस फाइनल रिजल्ट 3 को स्टेट में कमिट कर देता है। वाओ! हाँ, तो अपडेट फंक्शन बेसिकली रिएक्ट को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हे, मेरे लिए कैलकुलेशन करो, क्यू में जो भी करंट वैल्यू है उसमें 1 जोड़ दो। ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट से बिल्कुल अलग है। प्रिसाइसली। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये मैकेनिज्म तब बहुत जरूरी हो जाता है जब आपको स्टेट अपडेट्स करने हो जो पिछली स्टेट वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, खासकर जब आप एक ही इवेंट में मल्टीपल ऐसे अपडेट्स कर रहे हो। अपडेट फंक्शन गारंटी करता है कि हर कैलकुलेशन क्यू में उससे पहले वाले अपडेट के रिजल्ट पर बेस्ड होगी। ये वाकई पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब एक फॉलोअप क्वेश्चन है। पूछिए। क्या होगा अगर हम एक ही हैंडलर में डायरेक्ट वैल्यू सेटिंग और अपडेटर फंक्शन को मिक्स कर दें? मान लीजिए इनिशियल नंबर 0 है और हम लिखते हैं सेट नंबर +5 और फिर सेट नंबर n = n+1। फाइनल स्टेट क्या होगी? अच्छा सवाल है। चलिए इसकी क्यू और प्रोसेसिंग को ट्रेस करते हैं। इनिशियल नंबर 0 है। 1 सेट नंबर +5। क्योंकि नंबर 0 है, ये बनता है सेट नंबर 5। रिएक्ट क्यू में एक इंस्ट्रक्शन डालता है, स्टेट को 5 से रिप्लेस करो। ठीक है। 2 सेट नंबर n = n+1। ये एक अपडेटर फंक्शन है। रिएक्ट इस फंक्शन को क्यू में डाल देता है। ओके। अब प्रोसेसिंग के समय पहला आइटम है रिप्लेस विथ 5। स्टेट की वैल्यू 5 हो जाती है। दूसरा आइटम है अपडेटर फंक्शन n = n+1। रिएक्ट इसे कॉल करता है और इसे आर्ग्यूमेंट के तौर पर करंट स्टेट, जो अब 5 है, पास करता है। फंक्शन 5 + 1 = 6 रिटर्न करता है। अच्छा। क्यू खत्म। रिएक्ट फाइनल रिजल्ट 6 को स्टेट में स्टोर करता है। तो नेक्स्ट रेंडर में नंबर 6 दिखेगा। डेटा फंक्शन ने उस 5 पे काम करके 6 बना दिया। सही। ठीक है, एक और ट्विस्ट डालते हैं। अगर कोड ये हो, सेट नंबर +5, फिर सेट नंबर n = n+1 और फिर सेट नंबर 42। इनिशियल नंबर अभी भी 0 है। अब फाइनल स्टेट। चलिए इसकी क्यू बनाते हैं। 1 सेट नंबर +5 यानी सेट नंबर 0 + 5 क्यू में जाता है रिप्लेस विथ 5। राइट। 2 सेट नंबर n = n+1 क्यू में अपडेटर फंक्शन जाता है। ओके। 3 सेट नंबर 42
क्यू में जाता है रिप्लेस विथ 42। अब प्रोसेसिंग, रिप्लेस विथ 5, स्टेट 5 हुई। हाँ, n इक्वल्स टू n+1, इसे करंट स्टेट 5 मिलती है, ये 6 रिटर्न करता है, स्टेट 6 हुई। ठीक है। रिप्लेस विथ 42, स्टेट 42 हुई। ओह, क्यू खत्म, फाइनल स्टेट 42 होगी। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर की टेकअवे क्या है? डॉक्यूमेंटेशन बताता है कि जब आप सेट स्टेटर को डायरेक्ट वैल्यू देते हैं, जैसे सेट नंबर 42, तो ये क्यू में रिप्लेस विथ वैल्यू इंस्ट्रक्शन डालता है। और क्रूशली ये इंस्ट्रक्शन क्यू में अपने से पहले मौजूद सभी इंस्ट्रक्शंस को, चाहे वो रिप्लेसमेंट्स हों या अपडेटर फंक्शंस हों, इफेक्टिवली डिस्कार्ड कर देता है। अच्छा। वो बस कहता है पिछला सब भूल जाओ, फाइनल वैल्यू 42 होगी। अरे वाह! तो सेट नंबर 42 ने पिछले n=n+1 के एफर्ट को उसी बैच में नलीफाई कर दिया। ये समझना क्रिटिकल है, वरना डीबगिंग में मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन में वो नोट भी रेलेवेंट लगता है कि सेट स्टेट 5 इंटरनली सेट स्टेट n=5 जैसा ही है, बस n का इस्तेमाल नहीं होता। तो हर डायरेक्ट सेट एक तरह का फोर्सफुल रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल, ये क्यू की बिहेवियर को प्रिडिक्टेबल रखता है। या तो आप कैलकुलेशन चेन कर रहे हैं अपडेटर फंक्शन से, या आप एक डेफिनेट एंड वैल्यू सेट कर रहे हैं डायरेक्ट वैल्यू से। अपडेटर फंक्शंस लिखते समय आर्गुमेंट का नाम रखने के लिए कुछ कॉमन कन्वेंशंस भी है ना, जैसे स्टेट वेरिएबल का पहला अक्षर n फॉर नंबर, या पूरा नाम count=count+1 या प्रीफिक्स के साथ। हाँ, जैसे प्रीफ काउंट इज इक्वल टू प्रीफ काउंट +1। ये कोड रीडेबिलिटी में मदद करते हैं। कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना अच्छी प्रैक्टिस है। सही। तो हमने जो आज डिस्कस किया उसकी मेन पॉइंट्स को क्विकली समराइज करते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला, सेट स्टेट कॉल करने से करंट रेंडर में वेरिएबल नहीं बदलता, ये रिएक्ट से एक फ्यूचर रीरेंडर शेड्यूल करने को कहता है। दूसरा, रिएक्ट इवेंट हैंडलर्स में हुए स्टेट अपडेट्स को परफॉर्मेंस और यूआई कंसिस्टेंसी के लिए बैच करता है। रीरेंडर हैंडलर पूरा होने के बाद ही होता है। राइट। तीसरा, अगर एक ही इवेंट में स्टेट को रिलायबली मल्टीपल बार अपडेट करना है, खासकर पिछले स्टेट पर बेस्ड होकर, तो अपडेटर फंक्शन सेट स्टेट प्रीवियस स्टेट इक्वल्स टू न्यू स्टेट का इस्तेमाल करें। रिएक्ट इन्हें क्यू में प्रोसेस करता है। ओके। और चौथा, अपडेटर फंक्शंस हमेशा प्योर होने चाहिए। उनका एकमात्र काम नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। उनमें साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए और ना ही उन्हें सीधे स्टेट सेट करने की कोशिश करनी चाहिए। वो स्ट्रिक्ट मोड वाला पॉइंट भी था। एग्जैक्टली। रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड इन्हें 2 बार रन करके प्योरिटी चेक करने में मदद करता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मेरे ख्याल से ये सब जानने के बाद रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट, खास तौर पर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में जहां मल्टीपल अपडेट्स या टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्लियर और कंट्रोलेबल लगता है। बैचिंग और अपडेटर फंक्शंस को डीपली समझना रोबस्ट रिएक्ट एप्लीकेशंस बनाने के लिए फंडामेंटल है। एब्सोल्युटली। और ये हमें एक दिलचस्प दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा। हमने देखा कि बैचिंग सिंक्रोनस इवेंट हैंडलर्स में कैसे काम करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में अक्सर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सेट टाइम आउट या नेटवर्क रिक्वेस्ट फेच के कॉलबैक में सेट स्टेट कॉल करना। हाँ बिल्कुल। उस कॉन्टेक्स्ट में बैचिंग का बिहेवियर कैसा होता है? क्या रिएक्ट तब भी अपडेट्स को बैच करता है? हिस्टोरिकली, मतलब रिएक्ट 18 से पहले एसिंक कॉलबैक्स में बैचिंग ऑटोमेटिक नहीं थी। अच्छा। लेकिन रिएक्ट 18 ने से बदल दिया। तो ये इंटरैक्शन खासकर एसिंक ऑपरेशंस के कंप्लीशन पर स्टेट अपडेट्स का बैच होना या न होना, ये कैसे काम करता है, ये डेफिनेटली आगे एक्सप्लोर करने के लिए एक इंट्रीगिंग पॉइंट है। ये वाकई एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। एसिंक वर्ल्ड में बैचिंग के इम्प्लीकेशन समझना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।